हेलो नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुनने जा रहे हैं दौलत के खिलाड़ी एपिसोड नंबर 2। देवराज चौहान के फ्लैट पर पहुंचकर सूरज को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। तब कहीं जाकर देवराज चौहान वहां आया। सूरज ने राहत की सांस ली। तुम कहाँ रह गए थे? किशोर साहू के उस रास्ते को वॉच करने गया था जिसके बारे में शीतल लुथरा ने बताया था, कहते हुए देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा और सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। क्या नतीजा निकाला? बेकार। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर गहरी सांस के साथ धुआं छोड़ा। वह सारी सड़कें भीड़ भाड़ से भरपूर है। शाम को तो वह और भी व्यस्त रहती है। वहां पर ऐसा काम करना संभव नहीं। तो फिर यह काम हमें किशोर साहू के बंगले पर ही करना होगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा, वहां का मामला, बंगले का भीतरी हिसाब किताब मैंने कल ही देख लिया था। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम किशोर साहू के बंगले के भीतर चले गए थे? सूरज हैरानी से बोला। हाँ, कैसे? सूरज का मुंह खुला रह गया। बंगले के भीतर कैसे चले गए? फोन ठीक करने वाला बनकर। तब बंगले में मौजूद तीनों फोन ठीक थे, परंतु मुझे भीतर जाने पर किसी ने ऐतराज नहीं उठाया, देवराज चौहान ने जवाब दिया। देवराज चौहान की हाजिर जवाबी पर सूरज दंग रह गया। ओ, सिर्फ इतना ही कह पाया सूरज। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। आज बुधवार है, शुक्रवार को काम करना है? सूरज ने पूछा। हाँ, शुक्रवार की रात हम किशोर साहू के बंगले से हीरे उड़ाएंगे। ठीक है। सूरज गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है, यह सोचकर कि हम लाखों के हीरे हथियाने जा रहे हैं। इतना बड़ा हाथ मारने की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक बार सफल हो जाओगे तो छोटे हाथ की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखोगे। वह ₹1,00,000 वाली तुम क्या बात कर रहे थे? शीतल लुथरा को देने वाला? हाँ, देखो वह शरीफ लड़की है। माँ की आंखें ठीक कराने के लिए यह सब कर रही है। हम लोग सफल हो या ना हो, कम से कम उसे लाख जरूर मिल जाना चाहिए ताकि वह अपनी माँ की आंखों का इलाज करा सके। सफल रहे तो उसे और दे देंगे। लाख देगा कौन? मैं। अब तो रात हो गई, कल सुबह आकर मुझसे ले जाना। तुम्हारे पास ₹1,00,000 है? सूरज ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। है। सूरज जवाब में कुछ न कह सका। चाहे जो भी हो, उस जैसे मामूली जेब कतरे के लिए ₹1,00,000 बड़ी रकम थी। उसने आज तक बड़े से बड़ा हाथ भी 5,000 का ही मारा था। क्या सोचने लगे? देवराज चौहान ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। कुछ नहीं। सूरज ने फौरन खुद को संभाला। अब जरा काम की बात करें। हमारे पास समय कम है। अब क्या काम रह गया है? सूरज की आंखें सिकुड़ गई। सबसे अहम और खास काम। क्या? किशोर साहू के बंगले पर तिजोरी नुमा छोटा सा मजबूत वॉल्ट है जिसे कि आसानी से नहीं खोला जा सकता, और किशोर साहू उसी में उन हीरो को रखता है। उस तिजोरी नुमा वॉल्ट को तुम नहीं खोल सकते, मैं नहीं खोल सकता। इसके लिए हमें एक्सपर्ट तिजोरी खोलने वाला चाहिए जो कि कम से कम समय में उसे खोल सके। देवराज चौहान ने सूरज के चेहरे पर निगाह मारी। ओह, इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था, सूरज के होठों से निकला। तभी तो आज तक वहीं के वहीं टिके बैठे हो। देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर बोला, हमारे पास समय कम है सूरज। आज का दिन तो बीत गया, कल का और परसों आधा दिन है। इसी 1.5 दिन में हमने किसी एक्सपर्ट तिजोरी तोड़ को तलाश करके अपने साथ मिलाना है। इसके साथ ही देवराज चौहान को सोहनलाल की याद आई कि अगर इस वक्त वह पास में होता तो यह समस्या कब की हल हो जाती। सूरज सिर हिलाकर फौरन किया उठा। देवराज चौहान, एक है बहुत ही बढ़िया तिजोरी तोड़। वह हमारे काम का आदमी साबित हो सकता है, परंतु उसे साथ मिलाने में एक भारी अड़चन है। क्या? वह सनकी सा आदमी है, उसे लाइन पर लाना कुछ कठिन काम है। तिजोरियों को खोलने में वह कैसा है? उसकी बात पर ध्यान दिए बिना देवराज चौहान ने पूछा। मास्टर है, मास्टर। उस जैसा कोई मिलना आसान नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। क्या नाम है उसका? नैन सिंह। और है साला एक आंख से काना। कब मिलता है ये? ऐसे लोग कम से कम रात को तो अपने ठिकाने पर नहीं मिलते। ठीक है, कल सुबह इसके पास चलेंगे, ₹1,00,000 शीतल को दे आने के बाद। मैंने पहले भी कहा है, नैन सिंह बहुत टेढ़ा आदमी। यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा उसे। तुम सुबह आ जाना। बस यही रोक दो। सूरज के कहने पर देवराज चौहान ने कार को सड़क के किनारे लगा दिया। सुबह के 9 बज रहे थे। सूरज ने सीट पर 100 की 10 गड्डियों का यानी कि ₹1,00,000 का पैकेट संभाला और सामने ही मकान की तरफ इशारा करता बोला, वाह,
मकान है शीतल लुथरा का। देवराज चौहान ने मकान पर निगाह मारकर सिर हिलाया। मैं अभी नोट उसके हवाले करके आता हूँ। कहने के साथ ही सूरज ने कार का दरवाजा खोला और नोटों का बंडल संभाले तेजी से उस मकान की तरफ बढ़ चला। बेल देने पर शीतल लुथरा ने ही दरवाजा खोला। शोरूम में जाने के लिए वह तैयार खड़ी थी, शायद निकलने ही वाली थी। तुम? सूरज को देखते ही उसके होठों से निकला। हाँ, माँ कहाँ है? सूरज भीतर प्रवेश कर गया। भीतर वाले कमरे में शीतल लुथरा की निगाह सूरज के हाथ में पकड़े पैकेट पर टिकती चली गई। यह लो। सूरज ने मुस्कुराकर पैकेट उसे थमाया। यह ₹1,00,000 है। अब तुम अपनी माँ का आंखों का इलाज करा सकती हो। पैसे की फिक्र मत करना, चाहे जितने भी लग जाए, अभी तो बहुत हाथ आना है। शीतल लुथरा के होठ खुशी से कांप उठे। नोटों का पैकेट उसने थाम लिया। सूरज, तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, वह भर्राए स्वर में बोल उठी। मैं? छोड़ो इस बात को, बाहर मेरा बड़ा भाई मौजूद है, मुझे जाना है। फिर कब आओगे? कल लंच के आसपास। तुम्हें शोरूम में फोन करूंगा, यह जानने के लिए कि किशोर साहू के प्रोग्राम में कोई तब्दीली तो नहीं आई। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शीतल लुथरा ने सहमति से सिर हिला दिया। शीतल, इस काम के बाद अब मेरे पास बहुत पैसा आ जाना है। सूरज धीमे स्वर में कह उठा, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। शीतल लुथरा ने अपना कांपता हाथ सूरज के हाथ पर रख दिया। उसकी आंखों में सहमति से भरे भाव थे और सूरज के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे सुनहरी समय था। उसके बाद देवराज चौहान और सूरज मध्यम दर्जे की कॉलोनी में पहुंचे। सूरज के कहने पर देवराज चौहान ने सड़क को किनारे पर लगा दिया। उस सामने वाली गली में नैन सिंह रहता है, सूरज ने कहा। देवराज चौहान की निगाह गली की तरफ उठ गई। मैं तुमसे फिर कहता हूं, नैन सिंह टेढ़ा और सनकी आदमी है, उसे संभाल पाना आसान काम नहीं। इस बात की तुम फिक्र मत करो। देवराज चौहान मुस्कुराया। दोनों कार से बाहर निकले और गली की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में दोनों गली के एक मकान के बंद गेट के सामने खड़े थे। यही है नैन सिंह का घर? और कौन कौन रहता है घर में? अकेला ही रहता है वह। देवराज चौहान ने गेट खोला और छोटा सा आहता पार करके वह सदर द्वार के पास जा पहुंचा। सूरज उसके पीछे था। कहीं बैल न होने के कारण देवराज चौहान को दरवाजा थपथपाना पड़ा। चौथी बार दरवाजा थपथपाने पर भीतर से आहट आई। फिर कुछ ही पलों के बाद दरवाजा खुला। नैन सिंह 40 की उम्र का था, गठा, सेहतमंद शरीर, कद 5 फीट से ज्यादा नहीं था, एक आंख से काना था। उसकी हालत बता रही थी कि वह सोया उठकर आ रहा है। उसने खा जाने वाली निगाहों से दोनों को घूरा। क्या है? नैन सिंह के होठों से खा जाने वाला स्वर निकला। तुमसे काम है नैन सिंह, देवराज चौहान ने कहा। भीतर चलकर बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। नैन सिंह का चेहरा क्रोध से और भी लाल हो उठा। चले जाओ यहां से। सालों को यह समझ नहीं कि सुबह 4 बजे लौटा हूं, 12 बजे से पहले उठने का नहीं। सुबह सुबह आकर उठा दिया। कहते हैं काम है। नैन सिंह से तो सबको काम होता है। कहने के साथ ही उसने देवराज चौहान के मुंह पर भड़क से दरवाजा बंद कर दिया। फिर भीतर से सिटकनी चढ़ाए जाने का स्वर। देव सिंह चौहान पल भर के लिए ठगा सा रह गया। यह पागल तो नहीं है? देवराज चौहान के होठों से निकला। नहीं। सूरज मुस्कुराया। सनकी है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। देवराज चौहान के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आए। उसने पुनः दरवाजा खटखटाया, जोर जोर से थपथपाया, परंतु भीतर से नैन सिंह की तरफ से कोई जवाब न मिला। अब नहीं खोलने का यह, दोपहर बाद ही शायद इससे कुछ बात हो सके, सूरज ने कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रोध की छाया उभरी। बिना बात किए तो मैं वापस जाने वाला नहीं। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुम देखना, नैन सिंह बात करेगा, बस उसे अब मेरे सामने आ लेने दो। फिर क्या होगा? बोला ना, तब तो तुम देखोगे कि क्या होगा, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। उसके बाद देवराज चौहान ने नैन सिंह के पूरे घर को बाहर से देखा। एक खिड़की खुली मिल गई। सूरज बराबर उसके साथ था। दोनों खिड़की से भीतर प्रवेश कर गए। यह पीछे वाला कमरा था। चंद कुर्सियां और टेबल के सिवाय वहां और कुछ मौजूद न था। वह दूसरे कमरे में पहुंचे और ठिठक कर रह गए। सामने ही नैन सिंह खड़ा था। उसकी इकलौती आंख में मक्कारी टपक रही थी और हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी जो तुम बाहर कर रहे थे, नैन सिंह खतरनाक लहजे में बोला। मुझे तब ही इस बात का एहसास हो गया था कि तुम लोग दूसरे ढंग से भीतर प्रवेश करने की चेष्टा करोगे। इसी कारण मैंने पीछे की खिड़की खोल दी थी, ताकि तुम लोगों के मिजाज को ठीक कर सकूं, बता सकूं कि नैन सिंह सिर्फ तिजोरियां ही नहीं, गर्दनें तोड़ना भी जानता है। सूरज के चेहरे पर घबराहट छा चुकी थी।
नैन सिंह के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर उसका दिल जोरों से धड़का रही थी। उसने आज से पहले कभी भी रिवॉल्वर अपनी ओर तनी नहीं देखी थी। देवराज चौहान मुस्कुराया। लापरवाही भरे अंदाज में उसने सिगरेट सुलगाई। कौन हो तुम लोग? नैन सिंह ने दांतों को भींच कर पूछा। नैन सिंह, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, इस समय तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। हम सिर्फ 2 ही नहीं 8 है। 6 बाहर जीप में बैठे हैं। उन्हें पता है कि हम मकान में गए हैं। क्या मतलब? नैन सिंह की इकलौती आंख सिकुड़ गई। मतलब यह कि रिवॉल्वर जेब में रख ले, नहीं तो बेमौत मरेगा। मेरे साथी तेरी बोटी बोटी कर देंगे। क्यों अपनी मौत बुलाने पर तुला है? देवराज चौहान ने उसकी आंख में झांका। बेटे, नैन सिंह ने कहर भरे स्वर में कहा, ऐसे किस्से सन 1950 में चला करते थे, आज नहीं। तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम दोनों के साथ 6 तो क्या, एक मक्खी तक नहीं है। जान पर आ बने तो बहानेबाजी पर उतर आए। चलो, अपने दोनों हाथ ऊपर करो और पीठ मोड़कर खड़े हो जाओ। फिर क्या होगा? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। मैं तुम लोगों के हथियार अपने कब्जे में करना चाहता हूं। चलो मुड़ो। कम से कम यह तो सुन लो कि हम किस काम के लिए तुम्हारे पास आए हैं। सुनने की जरूरत नहीं। हलवाई के पास मिठाई लेने के लिए ही जाया जाता है। कोई तिजोरी खुलवानी होगी मुझसे। तुम जैसे बहुत आते हैं मेरे पास। नैन सिंह ने दांत भींच कर कहा। हमारे जैसे? देवराज चौहान की आंखों में कठोरता आ गई। हाँ, तुम्हारे जैसे ही बहुत आते हैं मेरे दरवाजे पर। तुम लोगों के कंधे पर तो लगे नहीं कि आने वाले अन्य आदमियों से अलग हो। अब हाथ ऊपर करके। नैन सिंह, हम में पर लगे हैं। पर लगे हैं? नैन सिंह के स्वर में व्यंग भर आया। हाँ, और वह पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारी सिर्फ एक ही आंख है। नैन सिंह का चेहरा अपमान से सुलग उठा। होठों से गुर्राहट निकली। वह न जाने क्या कर जाता कि तभी देवराज चौहान उछला और उसका जूता वेग के साथ नैन सिंह के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर दीवार से टकराई, फिर तेज आवाज करती हुई फर्श पर आ गिरी। इसके साथ ही देवराज चौहान का लोह घुसा नैन सिंह के पेट में पड़ा और दूसरा घुसा उसके गाल पर। नैन सिंह उछलकर चीखता हुआ पीठ के बल नीचे जा गिरा। जब कुछ पीड़ा कम हुई तो नैन सिंह को सोचने समझने का मौका मिला। तब उसे महसूस हुआ कि क्या हो गया है। उसे तो विश्वास ही नहीं आया कि रिवॉल्वर के हाथों में होते हुए बाजी पलट सकती है। पेट से अभी भी पीड़ा की लहरें उठ रही थी। तगड़ा घूसा लगने के कारण गाल जैसे टेढ़ा सा महसूस हो रहा था उसे, वैसे वह सीधा ही था। अपनी पीड़ा पर काबू पाते हुए वह उठ बैठा। उसकी घूमती हुई एक आंख दूर फर्श पर पड़े अपने रिवॉल्वर पर पड़ी, जिसे कि इन लोगों ने उठाने की कोई कोशिश न की थी। फिर उसकी आंख सूरज पर टिक गई। तत्पश्चात देवराज चौहान पर, जो कि सिगरेट के कष्ट ले रहा था। मुझे मार कर तुमने ठीक नहीं किया। नैन सिंह ने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। देवराज चौहान दांत भींचकर आगे बढ़ा और नैन सिंह के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। फिर पुनः तगड़ा घुसा उसके पेट में दे मारा। नैन सिंह चीख कर नीचे जा गिरा। उसके बाद तो देवराज चौहान ने बस नहीं की। नैन सिंह देवराज चौहान के जूतों की ठोकरों की जद में आ गया था। बिजली की भांति नैन सिंह के बदन से जूते की ठोकरें टकरा रही थी और नैन सिंह चीखे जा रहा था। उसे अपना दम निकलता महसूस होने लगा। सूरज अपनी जगह पर बुत की तरह खड़ा था। तभी नैन सिंह के हाथों में देवराज चौहान की पिंडली आ गई। नैन सिंह ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और जोर से झटका दिया। देवराज चौहान को खुद को संभाल न सका और लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। नैन सिंह की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। वह हिलने के भी काबिल नहीं था, परंतु अपनी बुरी हालत का बदला वह देवराज चौहान से हर हाल में ले लेना चाहता था। देवराज चौहान के नीचे गिरते ही वह उछल कर खड़ा हो गया और लड़खड़ाकर पूरे शरीर से उसने उस तरफ छलांग लगा दी जहां पर उसकी रिवॉल्वर गिरी पड़ी थी। वह रिवॉल्वर के करीब पहुंचा। अगले ही पल रिवॉल्वर उसके हाथ में होना था। तभी रिवॉल्वर को ठोकर पड़ी, वह दूर खिसकती चली गई। नैन सिंह ने निगाह उठाई तो आंखों में खौफ की परछाइयां ना छूटी। सिर पर देवराज चौहान था, चेहरे पर दरिंदगी से भरे भाव। और फिर देवराज चौहान उसे धुनता ही चला गया। 5 मिनट पश्चात ही नैन सिंह बेहोशी की हालत में फर्श पर गिरा पड़ा था। सूरज स्थिर सा खड़ा यह सब देख रहा था। नैन सिंह के बेहोश होते ही उसके होठों से निकला, यह तो बेहोश हो गया। पानी की बाल्टी डाल दे इस पर, जल्दी होश में आ जाएगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठने के पश्चात उसने सिगरेट सुलगा ली।
नैन सिंह को होश आया तो खुद को उसने पानी से पूरी तरह भीगा पाया। सूरज एक तरफ खड़ा था और देवराज चौहान सामने कुर्सी पर बैठा था। नैन सिंह कराहता हुआ उठकर बैठ गया। उसके जिस्म का पोर पोर दर्द से भरा पड़ा था। होंठ से रह रहकर सिसकियां निकल रही थी। नैन सिंह सूरज और देवराज चौहान को बारी बारी निहारता रहा। कई पलों तक वहां मरघट सा सन्नाटा छाया रहा। तसल्ली हो गई नैन सिंह, या अभी भी कसर बाकी है? देवराज चौहान बोला। नैन सिंह की आंखों में फिर भय की परछाइयां उभरी। ऐसी जबरदस्त टुकाई जिंदगी में पहले कभी ना हुई थी, और वह सामने वाले पर एक हाथ भी नहीं जमा पाया था। उसके चेहरे पर छाए भावों को देखकर देवराज चौहान पुनः बोला, तुम्हारा रंग ढंग तो बता रहा है कि तुम्हारी अच्छी तरह से तसल्ली हो चुकी है। नैन सिंह कराहता हुआ फर्श से उठा, गीली पैंट कमीज उतारकर सूखे कपड़े पहने और लंगड़ाता हुआ खाली कुर्सी पर जा बैठा। वैसे तुम्हारी ठुकाई करने का मेरा कोई इरादा ना था, लेकिन तुम्हें मेरे रास्ते पर लाने के लिए यह सब करना पड़ा। मैं चाहता तो तुम्हारी ऐसी ठुकाई करता कि तुम 2 हफ्ते बिस्तर से ना उठ पाते, लेकिन मैंने इस ढंग से तुम्हारी सेवा की कि चंद घंटों के बाद तुम दुरुस्त हो जाओगे, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ही खास काम लेना है। देवराज चौहान अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। नैन सिंह पीड़ा कर रहे अपने गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? मैं क्या हूं तुम देख ही चुके हो। कौन हूं यह बात ठप ही रहने दो, देवराज चौहान कह उठा। नैन सिंह ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कह उठा, खैर जो भी हो, लेकिन यह बात तो जाहिर है कि शेर दिल आदमी हो, हिम्मतमंद हो, जिगरे वाले हो। कोई और इतनी आसानी से मेरी यह गत नहीं कर सकता था। तो फिर यह भी सुन लो कि अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसा कोई मौका दिया तो तब तुम्हारी हालत मैं इससे भी बुरी करूंगा, इसलिए सीधे सीधे रहना, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। नहीं, अब तुम्हारे साथ में उल्टे तरीके से पेश आने की सोच भी नहीं सकता। काम की बात सुनो, बोलो। तुम्हें एक तिजोरी खोलनी है। एक क्या, तुम्हारे इशारे पर तो मैं अब 6 खोल दूंगा। तिजोरी एक ही है, लेकिन उसका मैक क्या है, कैसी है वह, यह मुझे नहीं पता। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि उस तिजोरी को खोलना आसान काम ना होगा। फिक्र ना करो, खोल दूंगा। कहाँ है वह? अभी तो अपने मालिक के यहाँ ही है। ओ समझा। कब काम करना है? कल रात को किसी समय। ठीक है, कोई ऐतराज, कोई दिक्कत नहीं। कितना पैसा चाहिए इस काम के लिए तुम्हें? देवराज चौहान ने उसकी इकलौती आंख को घूरा। जो भी ठीक समझो दे देना। नहीं, रकम तुम बोलोगे। उस तिजोरी में है क्या, यह तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तुम अपने काम की कीमत बोलो। 2 पल की खामोशी के बाद नैन सिंह ने कहा, तिजोरी से मोटा माल निकले तो लाख दे देना, पतला निकले तो 50,000। ठीक है, माल पतला तो 50,000, मोटा तो 2 लाख। वाह, तुम तो ग्रेट आदमी हो। हाथ की तरह दिल भी खुला है तुम्हारा। कल शाम को 8 बजे के बाद तुम अपने इसी घर पर इसी जगह मिलोगे। हम खुद तुम्हें आकर ले जाएंगे। रात के 12 भी क्यों ना बज जाए, तुम हमें यहीं पर मिलोगे। मिलूंगा। देवराज चौहान और सूरज बाहर निकल गए। जसवंत मेहरा, अंडरवर्ल्ड की खतरनाक हस्ती। 40 वर्ष उम्र थी उसकी, लंबा कद, खूबसूरत चेहरा। 15 साल की उम्र से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था, और 10 साल बीतते बीतते उसने अपराध की दुनिया में काफी नाम कमा लिया था। ऐसा कोई क्राइम न था जो उसने ना किया हो। शुरू शुरू में पुलिस ने उसे पकड़ा, परंतु बाद में अपने रसूख और खतरनाक व्यक्तित्व के कारण पुलिस के हाथों से दूर होता चला गया। पुलिस भी उससे दूर रहना ही पसंद करती थी। क्राइम की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वह इतने ऊपर पहुंच गया था कि अब उसकी खास किसी चीज में इच्छा न रही थी सिवाय क्राइम किंग बनने के। वह अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना चाहता था। उसके पास बेपनाह ताकत थी। उसके एक इशारे पर न होने वाले 50 काम तुरंत हो जाते थे। यह बात आज से 10 साल पहले की थी। इससे पहले कि क्राइम किंग बनने के लिए वह कोई कदम उठाता, एकाएक ही अंडरवर्ल्ड में नया नाम गरजने लगा, ब्लैक मैन। ब्लैक मैन इस खतरनाक अंदाज में उस वक्त उभरा था कि जसवंत मेहरा उसे चाहकर भी संभाल ना पाया। ब्लैक मैन अंडरवर्ल्ड पर छाता चला गया। वह उससे भी ज्यादा क्रूर और बेरहम था। जसवंत मेहरा ने उसे दबाने की भरपूर चेष्टा की, परंतु वह अंडरवर्ल्ड में सख्ती के साथ अपने पांव जमाता चला गया और उसके सामने जसवंत मेहरा की शख्सियत फीकी पड़ती चली गई। ब्लैकमैन ने कई बार उसके धंधे पर भी वार किया। ब्लैकमैन सफल रहा। जसवंत मेहरा बौखला उठा। अंडरवर्ल्ड में धीरे धीरे ब्लैकमैन का सिक्का चलने लगा।
जसवंत मेहरा की अपेक्षा ब्लैक मैन की हुकूमत चलने लगी। ब्लैक मैन के मुकाबले उसका प्रभाव बेहद कम हो गया और फिर अगले 5 सालों में ब्लैक मैन अंडर वर्ल्ड किंग बन गया। जसवंत मेहरा सिर्फ तिलमिलाकर रह गया। यह ठीक था कि ब्लैक मैन अंडरवर्ल्ड में नंबर 1 हो गया था, परंतु जसवंत मेहरा की अपनी ताकत बरकरार थी। ब्लैक मैन के बाद अंडरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक आदमी वही था। सिक्का जसवंत मेहरा का भी चलता था, परंतु ब्लैक मैन से कुछ कम। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ 2 ही शेर आमने सामने थे, ब्लैक मैन और जसवंत मेहरा। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जसवंत मेहरा ब्लैक मैन को खत्म करके खुद को अंडरवर्ल्ड किंग की कुर्सी पर काबिज करना चाहता था और ब्लैक मैन अपने लिए एकमात्र इकलौता खतरा जसवंत मेहरा को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देना चाहता था। लेकिन दोनों ही अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे थे। जसवंत मेहरा अंडरग्राउंड था और ब्लैक मैन ने अपने गिर्द सुरक्षा की मजबूत दीवार खड़ी कर रखी थी। ब्लैक मैन और जसवंत मेहरा के बीच चूहे बिल्ली जैसा मौत से भरा खेल बरसों से चल रहा था। दोनों यदा कदा एक दूसरे के धंधे पर भी वार करते रहते थे। बहरहाल स्थिति यह है कि ब्लैक मैन के पांव पूरी तरह जम चुके थे और जसवंत मेहरा उसके पांवों को उखाड़ फेंकने की हर संभव कोशिश करता। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य ब्लैक मैन का नामो निशान अंडरवर्ल्ड से मिटा देना था और इस काम के लिए उसके प्रयास बराबर जारी थे। इस समय 40 वर्षीय जसवंत मेहरा बहुत बड़े हॉल खूबसूरत सजे सजाए कमरे में टहल रहा था। बदन पर जीन की पैंट और कॉटन की कमीज पहनी हुई थी। चेहरे पर सोच और गंभीरता के भाव छाए हुए थे। यह उसका ऐसा ठिकाना था जिसके बारे में उसका एकमात्र सबसे विश्वसनीय साथी भूरे लाल ही जानता था, जिसे कि वह आमतौर पर भूरे कहता था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 50 वर्षीय व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। वह भूरे लाल था, जो कि करीब 15 सालों से जसवंत मेहरा की जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ था। वह 50 वर्ष का अवश्य था, परंतु चुस्ती फुर्ती में युवकों को मात दे दे। सिर के बाल पूरे काले थे। उसके दाएं हाथ की उंगली हमेशा इस तरह हिलती रहती थी जैसे रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा रहा हो। यूं तो भूरेलाल सामान्य इंसान की तरह ही लगता था, परंतु उसके चेहरे पर स्थायी तौर पर छाई रहने वाली कठोरता ने उसे अन्य इंसानों से अलग कर रखा था। जसवंत मेहरा ने अभी तक शादी नहीं की थी। वह इधर उधर से ही अपना काम चला लेता था, परंतु भूरेलाल ने शादी कर रखी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। अब दोनों ही जवान थे और पढ़ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वह दोनों बच्चे क्राइम वर्ल्ड के खतरनाक वहशी बदमाश भूरेलाल के थे। यहाँ तक कि स्वयं उसके बच्चे भी नहीं जानते थे। हाँ, उसकी पत्नी सुषमा अवश्य भूरेलाल की हकीकत से वाकिफ थी, परंतु उसने कभी भी अपने पति की बातों में दखल नहीं दिया था, क्योंकि भूरेलाल के उस पर कई एहसान थे, जिसमें से एक तो यह कि जब वह युवती थी तो कुछ बदमाशों ने उसे उठा लिया था, और जब वह बर्बाद होने की कगार पर थी, ठीक उसी समय आकर भूरेलाल ने उसकी इज्जत बचा ली थी। इस सारे हादसे में भूरेलाल को 2 जगह चाकू लगे थे। उसके बाद भूरेलाल ने उसकी पैसों से कई बार सहायता की। उसके बूढ़े बाप की सेवा की, जो मरने की कगार पर था। वह मर भी गया। उसके बाद सुषमा ने भूरेलाल से शादी कर ली। वह भूरेलाल की असलियत जान चुकी थी, परंतु उसका एक ही ख्याल था कि भूरेलाल दुनिया के लिए चाहे जो कुछ हो, उसके लिए देवता स्वरूप इंसान है। और भूरेलाल ने सुषमा के प्रति पति का कर्तव्य बहुत ही अच्छी तरह निभाया और निभा रहा था। घर में वह ममतामय बाप और पति बनकर रहता था, परंतु अपने बीवी बच्चों के पास वह कम ही जाया करता था और सावधानी बरत कर जाता था कि कहीं दुश्मनों की निगाह उस पर ना हो जाए। दुश्मनी का बदला कहीं वह उसके परिवार से ना ले ले। जसवंत मेहरा ठिठका और प्रश्न भरी निगाहों से भूरेलाल को देखने लगा। मेहरा साहब, वह तो नहीं बोला, भूरेलाल ने कहा। बोला ही नहीं? मेहरा ने उसकी आंखों में झांका। बोला। भूरेलाल ने सिर हिलाया। यह बोला कि वह कुछ नहीं जानता। मतलब कि हमारे मतलब की कोई बात नहीं बोली? नहीं। जो हमने पूछा वह नहीं बोली, यही बात है ना भूरे? हाँ, जसवंत मेहरा ने सिगरेट सुलगाई। जो हमारे काम की बात ना बोले, उसे हम अपने पास रखकर क्या करेंगे? चल भूरे, एक बार मैं भी उससे बात करके देख लेता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जो तेरे सामने नहीं बोला वो भला मेरे सामने कहाँ से बोलेगा। चल। कहने के साथ ही जसवंत मेहरा भूरेलाल को लिए साथ बाहर निकल गया।
विशाल बंगले के कई रास्ते तय करने के बाद वह दोनों एक साउंड प्रूफ कमरे में पहुंचे, जिसे बाहर से चाबी लगाकर भूरे लाल ने खोला था। भीतर अधेड़ उम्र का व्यक्ति बुरी हालत में मौजूद था। मार ने उसकी खाल तक उधेड़ कर रख दी थी। चेहरे पर जगह जगह खून के निशान थे। आंखें सूजकर नीली हो रही थी। स्पष्ट तौर पर जाहिर था कि उसकी खासी मरम्मत की जा चुकी है। कमीज भी कई जगह से फट चुकी थी। अगर वह किसी और जगह होता तो हाथ फैल फैलाकर बेड पर पड़ा होता। जसवंत मेहरा ने उसके सामने ठिठक कर सिगरेट का कश लिया। दोनों की निगाहें मिली। जसवंत मेहरा को सामने पाकर उसके चेहरे का रंग फक्क पड़ गया था। क्या नाम है तेरा? जसवंत मेहरा के होठों से सर्द स्वर निकला। सोमदत्त। ब्लैकमैन का आदमी है तू? हाँ। उसके होठों से हिचकिचाहट भरा स्वर निकला। उसके नजदीकी आदमियों से मैं से है ना तू? जसवंत मेहरा का लहजा पूर्ववत था। हाँ। तू ब्लैकमैन के बारे में 4 ऐसी बातें अवश्य जानता है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तू ब्लैकमैन के 2-1 ऐसे ठिकाने भी जानता होगा जिनके बारे में हम नहीं जानते, और नाजुक वक्त आने पर ब्लैकमैन उन ठिकानों में जाकर पनाह लेता होगा। जसवंत मेहरा सर्द ही लहजे में कह रहा था। और तुम ये सब बातें बता नहीं रहे? वह चुप रहा। भूरे ने तुमसे यह सब कुछ पूछा था ना? इस बार भी जवाब में कोई उत्तर नहीं। मुझे जानता है ना? हाँ। कौन हूं मैं? जसवंत मेहरा। उसका चेहरा फक्क पड़ चुका था। और तू जानता ही होगा। जसवंत मेहरा जो जानना चाहता है वह हर हाल में जानकर रहता है। स्वर का अंदाजा सुनकर उसके जिस्म में ठंडी सी रन दौड़ती चली गई। मैं, उसने हिम्मत करके कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, पूछूंगा भी नहीं। जसवंत मेहरा ठंडी हंसी हंसा। मैंने तो पहले ही कहा था कि जो जानना चाहता हूं जानकर ही रहता हूं। तुमसे नहीं तो तुम्हारे किसी भाई बंद से ही सही। कोई और हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। ब्लैकमैन के आवारा कुत्तों की कमी नहीं है। कहते हुए जसवंत मेहरा ने रिवॉल्वर निकाल ली और नाल का रुख उसकी तरफ कर दिया। उसका चेहरा हल्दी के मानिंद पीला पड़ गया। हमने जो पूछा वह तुमने बताया नहीं, इसलिए अब तुम मरने जा रहे हो। उसकी आंखों में भय की परछाइयों ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। उसके बाद जसवंत मेहरा ने उसे आधे मिनट का समय दिया कि अगर चाहे तो वह अपना मुंह खोलकर अपनी जान बचा सकता है। इस दरमियान वहां मौत से भरा सन्नाटा छाया रहा। ठीक आधा मिनट बीत जाने पर जसवंत मेहरा ने ट्रिगर दबा दिया। साउंड प्रूफ कमरे में कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। बारूद की तीखी गंध वहां फैल गई। जसवंत मेहरा ने जब रिवॉल्वर जेब में रखी तो उसे गर्म नाल का एहसास हुआ। भूरेलाल शांत मुद्रा में खड़ा था। इसकी लाश तो रात होने पर ही ठिकाने लगाओगे? जसवंत मेहरा ने कहा। जी हाँ। जसवंत मेहरा ने सिर हिलाया। अपने आदमियों को कह दे कि वो अलर्ट रहे। ब्लैकमैन का कोई खास आदमी हाथ लगे तो हमें फौरन खबर करे। ऐसा आदेश मैंने दे रखा है। गुड। जसवंत मेहरा साउंड प्रूफ कमरे से बाहर आ गया। भूरेलाल भी। उसने दरवाजा बाहर से बंद किया। फिर दोनों वापस कमरे में पहुंचे। जसवंत मेहरा ने बैठते हुए नई सिगरेट सुलगा ली। भूरे। जी मेहरा साहब। वह क्या नाम था उसका, उस इंस्पेक्टर का जो? इंस्पेक्टर महेश चंद्र। जसवंत मेहरा मुस्कुराया। मैं भी बार बार उसका नाम भूल जाता हूँ। वैसे यह इंस्पेक्टर है बहुत ही कमाल की चीज, बेहद गुर्दे वाला, जिसने ब्लैकमैन के गले में हाथ डाल दिया। भूरेलाल सिर हिलाकर रह गया। ब्लैकमैन के 4 ठिकाने महेश चंद्र ने कुछ ही घंटों में तबाह कर दिए। गुड। शायद आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और तो और उसने मौके पर प्रेस रिपोर्टरों को बुलाकर ब्लैकमैन के नशे के गोदामों में ही ब्लैकमैन के खिलाफ स्पष्ट बयान दिया, जो कि आज के अखबारों में छपा है। मेहरा साहब, भूरेलाल बोला, जिस्म फरोशी और जुआघर वाला मामला तो पुलिस ने ही दबा दिया, अखबारों में नहीं आने दिया। जसवंत मेहरा हंसा। कोई बात नहीं, उसके नशे के ठिकाने का भेद तो खुला। दोनों ठिकानों में कितना माल होगा? सुना है करोड़ों का। चोट तो पड़ी ब्लैकमैन को। जसवंत मेहरा पुनः मुस्कुराया। कलप तो रहा होगा। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि उसकी हालत चोट खाए घायल सांप की तरह हो रही होगी, और उसका रिकॉर्ड रहा है कि ब्लैकमैन उसे कभी नहीं छोड़ता जिसने उसे चोट पहुंचाई हो। हाँ। जसवंत मेहरा गंभीर हो गया। यही बात मेरे दिमाग में भी आई थी कि अब उस इंस्पेक्टर महेश चंद्र की खैर नहीं। ब्लैकमैन उसे शूट किए बिना नहीं मानेगा। बुरे, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। इंस्पेक्टर को हम ब्लैकमैन से बचाएंगे। कठिन काम है। हम कब तक महेश चंद्र को बचाते रहेंगे? अगर महेश चंद्र हमारे साथ हो जाए तो हम उसकी मुनासिब रक्षा कर सकते हैं। मेहरा साहब, इसमें आमने सामने टकराव का पूरा खतरा है। तो क्या हो गया?
ब्लैकमैन के आदमी और हमारे आदमी आपस में टकराते ही रहते हैं, एक आध बार और सही, लेकिन उस इंस्पेक्टर को हम हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे। भूरे जी, यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इस मामले को मामूली समझकर मत चलना। ब्लैकमैन ने इस मामले को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया होगा, ताकि महेश चंद्र को उसी हरकत की सजा देकर अन्य पुलिस वालों को भी सबक दे सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूं। इसलिए ब्लैकमैन किसी भी कीमत पर महेश चंद्र को छोड़ना नहीं चाहेगा और तुम्हें हर हाल में महेश चंद्र को बचाना होगा। ब्लैकमैन को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जसवंत मेहरा की आवाज कठोर हो गई। जी, और आजकल हमें ब्लैकमैन के बारे में भीतरी खबरें नहीं मिल रही कि हम उसे नुकसान पहुंचा सके। हर तरफ निगाह रखो भूरेलाल। ब्लैकमैन की मौत ही हमारी जिंदगी है। अगर वह 5 साल पहले सामने न आया होता तो आज अंडरवर्ल्ड का किंग में होता। जसवंत मेहरा की आवाज खतरनाक होती जा रही थी। मैंने कई बार ब्लैकमैन को खत्म करने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सका। वह हमेशा अपनी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रखता है। वह भी मुझे खत्म करके चैन की सांस लेना चाहता है और अपने कई आदमी 2400 घंटों के लिए सिर्फ इसलिए दौड़ा रखे हैं कि वह मेरी तलाश करके मेरी हत्या कर दे, और या फिर वह ब्लैकमैन को खबर करे। यह खतरनाक सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलने का। बेहतर यही होगा कि हम अपनी पसंद से इस मामले का निपटारा करें, कहीं इससे पहले ब्लैकमैन इस मामले को अपने ढंग से खत्म न कर दे। भूरेलाल के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। मेहरा साहब, करीब 15 आदमी बढ़िया निशानेबाज ब्लैकमैन के शिकार के लिए भटक रहे हैं। आखिर कभी तो ब्लैकमैन उनकी गनों की जद में आएगा। कहीं देर ना हो जाए भूरे। ब्लैकमैन की ताकत बढ़ती ही जा रही है और हम वहीं के वहीं हैं। खैर, तुम जाओ और उस इंस्पेक्टर महेश चंद्र के बारे में सोचो। उसके बचाव का कुछ इंतजाम करो। ब्लैकमैन के बारे में मैं सोचता हूँ। भूरेलाल बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर महेश चंद्र तैयार होकर बाहर निकला तो सामने ही हमेशा की भांति तैयार जीप खड़ी थी और करीब में ड्राइवर मौजूद था। महेश चंद्र ने सावधानी भरी निगाह हर तरफ डाली। उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नजर न आया, जबकि वह हर प्रकार के खतरे के लिए तैयार था। वह जानता था कि उसने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया है और अब कहीं से भी कोई मक्खी आकर उसे काट सकती थी। ब्लैकमैन की मक्खी। महेश चंद्र जीप में बैठा और ड्राइवर से बोला, हेडक्वार्टर चलो। जी साहब, ड्राइवर ने जीप में बैठते हुए कहा और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। महेश चंद्र ने खुली जीप से बाहर निगाह मारी। उसे महसूस हुआ कि अगर ब्लैकमैन के आदमी उस पर जानलेवा हमला करते हैं तो वह खुद को बचा नहीं सकेगा। खुली जीप में कहीं से कोई भी गोली या गोलियों की बाढ़ आकर उसका खेल खत्म कर सकती है। वह ब्लैकमैन के खिलाफ कभी भी कदम न उठाता, परंतु 4 साल पहले जो थाने में आकर उस्मान अली ने उसे बेइज्जत किया था, उस बेइज्जती को वह भूल नहीं सका था। ब्लैकमैन ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हुए उसकी प्रमोशन रुकवा दी थी। अगर वह ऐसा करने की अपेक्षा रूटीन की कार्रवाई में नोटों से उसका मुंह बंद कर देता तो मामला ठीक से निपट जाता, परंतु ब्लैकमैन अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने उसका दम कम आका था। वह भूल गया था कि थाने का इंचार्ज अपने इलाके का राजा होता है। उसकी बहुत ताकत होती है और अपने इलाके में वह सब कुछ कर गुजरने का हौसला रखता है। तब से वह बदस्तूर इसी मौके की तलाश में था कि ब्लैकमैन को भारी चोट दे, परंतु ऐसा मौका उसे कभी मिला नहीं। और अब वह जब रिटायर होने जा रहा था तो ब्लैकमैन से झगड़ा लेने और उसे समझाने का फैसला कर लिया, जिसकी एवज में उसने ब्लैकमैन के ठिकानों पर छापे मारे जो कि शुरू से उसकी निगाहों में थे। वह जानता था कि इसका अंजाम जानलेवा भी साबित हो सकता है, परंतु उसकी जिद्दी आदत ने ब्लैकमैन का डर नहीं माना और यह सब कर डाला था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी इस हरकत ने पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मचा दी होगी और हर कोई खुद को इस मामले से दूर रखने का प्रयत्न कर रहा होगा। ब्लैकमैन से नोट लेने वाले लुकते छिपते फिर रहे होंगे कि ब्लैकमैन उनसे सवाल न करे कि जब महेश चंद्र ऐसा कदम उठाने जा रहा था तो उसे खबर क्यों नहीं दी गई। कोई खबर करता भी कैसे? उसने तो बात लीक ही नहीं होने दी थी कि वह कहाँ क्या करने जा रहा है। अगर लीक हो गई होती तो उसके ठिकाने पर कुछ नहीं मिलता या फिर जाते समय रास्ते में ही उसे भून दिया जाता। जीप हेडक्वार्टर पहुंची। महेश चंद्र उतरकर भीतर की तरफ बढ़ गया। 20 मिनट पश्चात उसने कमिश्नर रामलाल केसरिया के ऑफिस में प्रवेश किया। कमिश्नर महेश चंद्र का ही इंतजार कर रहा था, जो कि उसके शब्दों से ही जाहिर हो गया। अगर तुम आधा घंटा और ना आते तो मैं तुम्हारी तलाश में किसी को भेजने वाला था। कमिश्नर साहब के स्वर में क्रोध का भरपूर समावेश था। गुस्सा उनके चेहरे पर भी था। महेश चंद्र कुछ ना बोला। बैठो। महेश चंद्र खामोशी से आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। यह क्या है?
कमिश्नर साहब ने टेबल पर पड़ी अखबारें उसके सामने फेंकते हुए उससे पूछा। महेश चंद्र नहीं हिला। उसने उन अखबारों पर निगाह मारी, फिर कमिश्नर साहब को देखने लगा। यह देखकर कमिश्नर साहब का चेहरा आग जैसा लाल हो गया। महेश चंद्र ने फिर भी कुछ न कहा। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं कि नहीं? यस सर। महेश चंद्र के होठ खुले। तो फिर तुम्हारा फर्ज बनता है कि कोई बड़ा काम करने से पहले मुझे सूचित करो। कैसा बड़ा काम सर? महेश चंद्र सब कुछ समझ रहा था। ब्लैकमैन के ठिकानों पर छापा मारने का बड़ा काम। कमिश्नर साहब ने दांत पींचकर कहा। यह तो कोई बड़ा काम नहीं सर, मामूली काम था, रूटीन। वेश्यावृत्ति, जुए का अड्डा, नशीले पदार्थों के बड़े ठिकाने, इन चीजों को समाप्त करना तो हमारे फर्ज के अंतर्गत आता है, चाहे वह ब्लैकमैन के हो या प्रधानमंत्री के। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके कारण मुझे आपके समक्ष जवाबदेही करनी पड़े, बल्कि आपको तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए कि मैंने ब्लैकमैन के अड्डों को तबाह करके जाने कितने मासूमों को पतन की राह में जाने से रोक लिया। शट अप! कमिश्नर साहब दांत किटकिटा रह गए। महेश चंद्र खामोश हो गया। 3 सप्ताह बाद तुम रिटायर होने वाले हो, तुम्हें यह सब करने की क्या आवश्यकता थी? सर, मेरी नौकरी के अभी 3 सप्ताह शेष है। चाहे एक दिन भी क्यों ना बचा हो मुझे रिटायर होने में। अगर मुझे किसी अपराध का पता चलता है तो मैं उसे अवश्य समाप्त करने की चेष्टा करूंगा। यानी कि तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें अभी भी ब्लैकमैन के ठिकानों के बारे में मालूम हुआ? यानी कि तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें अभी ही ब्लैकमैन के ठिकाने के बारे में मालूम हुआ? यस सर। बकवास मत करो। मुझे मालूम हो चुका है कि पिछले 4 साल से तुम इसी फिराक में थे, और जब तुमने थाने का चार्ज संभाला था तब भी तुमने ऐसा ही कदम उठाया था। कमिश्नर साहब ने एक एक शब्द चबाकर कहा। महेश चंद्र ने निगाहें उठाकर कमिश्नर साहब की आंखों में झांका, फिर शब्दों को चबाकर बोले। तो फिर आपको यह भी मालूम होगा कि उस्मान अली ने थाने में आकर मेरे गाल पर चाटा मारा था? नहीं, यह नहीं मालूम। तो यह मालूम होगा कि ब्लैकमैन ने मेरी प्रमोशन रुकवा दी थी, वरना मैं आज असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर या कमिश्नर अवश्य होता। महेश चंद्र ने सख्त लहजे में कहा। कमिश्नर साहब ने कोई जवाब ना दिया। अब अगर मैं पहले यह कदम उठाता तो ब्लैकमैन अपने प्रभाव से मेरी नौकरी खतरे में डाल सकता था या मेरा करियर खत्म कर सकता था, परंतु अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी नौकरी तो वैसे ही खत्म होने जा रही है, महेश चंद्र ने पूर्ववत लहजे में कहा। वह अब भी बहुत कुछ कर सकता है। ब्लैकमैन की ताकत क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें चाहिए था कि मुझसे बात करते, मैं तुम्हें ब्लैकमैन से माल दिलवा देता। रिटायर होने जा रहे हो, बुढ़ापे में यही पैसा तुम्हारे काम आता। महेश चंद्र के होठों पर मुस्कान उभरी। सर, मैंने बुढ़ापे का इंतजाम कर रखा है, रिटायरमेंट के पश्चात मिलने वाले पैसों से। कमिश्नर साहब ने व्यंग से कहा। नहीं। महेश चंद्र भी बराबर मुस्कुरा रहा था। या पैसे मुझे ना भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत रिश्वतें ली हैं, सिर्फ वहीं से जहां से लेने में कोई हर्ज ना था। गंभीर अपराध के अपराधियों को मैंने हमेशा जेल में ही ठूसा है। आप मेरी फाइल देख सकते हैं। रिश्वत किससे लेनी है, इस बात का भी पैमाना होता है। बातें तो बहुत समझदारी की कर रहे हो। महेश चंद्र ने कुछ न कहा। ब्लैकमैन के खिलाफ कदम उठाने की अपेक्षा तुम ब्लैकमैन से माल ले सकते थे। ऐसा संभव नहीं था। मैं अगर ब्लैकमैन को फोन करता कि मैं तुम्हारे ठिकाने पर रेड करने जा रहा हूं, वरना मुझे इतना पैसा दे दो, तो क्या वह देता? नहीं, बल्कि अपने हत्यारों को भेज देता ताकि वह मेरा गला काटकर किसी नाले में फेंक सके। कमिश्नर साहब ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। मैंने ब्लैकमैन के खिलाफ जो भी कदम उठाया है बहुत सोच समझकर उठाया है। सोचा समझा होता तो ये कदम कभी ना उठाते। कमिश्नर साहब का स्वर अब पहले की अपेक्षा कुछ शांत था। बहरहाल मैं तुम्हें ब्लैकमैन से कुछ माल दिलवाना चाहता हूँ। महेश चंद्र की आंखें सिकुड़ी। ब्लैकमैन से माल? क्यों देगा वह मुझे? मैंने तो उसके अड्डे तबाह कर दिए हैं, उसके 5-6 आदमियों को शूट किया। वह मुझे भला माल क्यों देगा? देगा, बस तुम्हें छोटा सा काम करना होगा। क्या? अखबार के रिपोर्टरों को बुलाकर तुम उनको फिर से बयान दोगे कि कल जो नशे के अड्डों पर रेड की थी वह ब्लैकमैन के नहीं, जसवंत मेहरा के थे। तुमने जसवंत मेहरा के बदले भूल से ब्लैकमैन का नाम ले लिया। बदले में तुम्हें 5 लाख रुपया मिल जाएगा। नहीं सर, मैं ऐसा कोई झूठा बयान नहीं दूंगा, महेश चंद्र ने सख्त स्वर में कहा। इस बयान के लिए कितनी रकम चाहते हो, बढ़ा लो। ब्लैकमैन की तरफ से मुझे इस बात की पूरी इजाजत है कि किसी भी मुनासिब रकम पर तुमसे सौदा पटा लूं। महेश चंद्र के होठों पर कटुता भरी मुस्कान उभरी। मेरे बयान देने के चंद घंटों बाद ही ब्लैकमैन के आदमी मुझे शूट कर देंगे, और आप जैसे ब्लैकमैन के इशारे पर चलने वाले पुलिस ऑफिसर इस बात को मशहूर कर देंगे कि मेरी यानी कि इंस्पेक्टर महेश चंद्र की हत्या जसवंत मेहरा ने की है। रुपया मिलना तो दूर की बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ब्लैकमैन का दामन क्यों बेदाग करूं?
कमिश्नर साहब के चेहरे पर शांत भाव छाए रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपकी गारंटी की कीमत 1 कौड़ी भी नहीं। यह ब्लैकमैन का मामला है सर। वह तो आपके बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों को अपने पांवों के साथ बांधे फिरता है। तुम शायद एक बात नहीं जानते। कमिश्नर साहब ने सिर हिलाकर कहा, क्या ब्लैकमैन इस बात को साबित कर सकता है कि वह नशे के ठिकाने उसके नहीं थे? जब साबित करेगा तब की तब देख ली जाएगी। वह साबित कर देगा। तुम नहीं जानते उसके हाथ कितने लंबे, कानून के हाथ से भी लंबे। खामखा की बात मत करो महेश चंद्र, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। महेश चंद्र, कमिश्नर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, ब्लैकमैन इंसान ना होकर दरिंदा है। वह चुटकियों में तुम्हारी जान ले सकता है। अपनी पोजीशन उसकी निगाह में साफ कर लो। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। वह तुम्हारी जान ले लेगा महेश चंद्र। मेरी बात तुम समझ नहीं रहे। मैं सब समझ रहा हूँ सर। इस समय आप मेरे ऑफिसर बनकर नहीं बल्कि ब्लैकमैन के गुलाम बनकर मुझसे बात कर रहे हैं। अगर मेरे ऑफिसर के रूप में इस समय मेरे सामने मौजूद होते तो इस तरह की बातें आपके मुंह से निकलती भी नहीं। मैं ही क्या, बड़े बड़े नेता उसके इशारे पर चलते हैं। यह बात तो तुम्हें भी मालूम है। तभी तो ब्लैकमैन की तूती बोल रही है, वरना उसकी मजाल ही क्या थी जो कानून के सामने अपना सिर भी उठा पाता। गलती ब्लैकमैन की नहीं, हमारी सरकार की जड़ों में है। कमिश्नर साहब रामलाल केसरिया ने आहत भाव से महेश चंद्र को देखा। तो तुम ब्लैकमैन के हक में बयान नहीं दोगे? नहीं, नोट लेकर भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। महेश चंद्र ने सख्त स्वर में कहा, मैंने यह सब मामला ब्लैकमैन को कुछ समझाने के लिए तैयार किया है। मैं पहले भी यह कह चुका हूं कि पैसे मेरे पास बहुत है। ब्लैकमैन से नोट लेने के लालच में मैंने यह सब नहीं किया। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? 100%। कमिश्नर केसरिया ने गंभीर स्वर में कहा, ब्लैकमैन तुम्हें शूट भी करवा सकता है। जब ऐसा वक्त आएगा देख लूंगा। कमिश्नर ने कोई जवाब ना दिया। फोन का रिसीवर उठाकर डायल घुमाने लगा। महेश चंद्र की एक टक निगाह कमिश्नर के चेहरे पर थी। हेलो। फोन मिलते ही वह बोला, कमिश्नर केसरिया। हाँ, सामने बैठा है। नहीं मानता, किसी भी कीमत पर नहीं। मैंने सारे हालात उसके सामने रख दिए थे। ठीक है। कुछ देर बाद ही कमिश्नर साहब ने रिसीवर रख दिया। महेश चंद्र की आंखों में क्रोध नाच रहा था। अब तुम्हारा क्या इरादा है? कमिश्नर साहब ने पूछा। कुछ नहीं, मैं ब्लैकमैन को सिर्फ झटका देना चाहता था और वह दे दिया। उसके जो ठिकाने मेरे इलाके में पड़ते थे वह मैंने समाप्त कर दिए। इसका तो उसे ठीक ठाक नुकसान हुआ होगा। खैर, तुम्हारी मर्जी, जो जी में आए करो। कमिश्नर साहब ने महेश चंद्र के लिए चाय बुलवाई। चाय के दरमियान उनके बीच हल्की हल्की बातें होती रही। 20 मिनट पश्चात महेश चंद्र उठा और इजाजत लेता हुआ बोला, सर, फोन पर आपको उन लोगों ने इतनी ही देर मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था। कमिश्नर साहब चौंके। मैंने कुछ गलत कह दिया सर? महेश चंद्र के होठों से गुर्राहट निकली। मालूम नहीं तुम क्या अंटशंट बक रहे हो। कमिश्नर साहब ने फौरन संभल कर कहा, सर, आप भूल गए कि मैं भी पुलिसिया हूँ। ऐसा पुलिसिया जो कांस्टेबल के तौर पर पुलिस में भर्ती हुआ था और आज मैं थाने का इंचार्ज हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। सामने वाले की आंख का इशारा तक समझने की ताकत रखता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो आज थाने का इंचार्ज ना होता। महेश चंद्र दरिंदगी भरे स्वर में कहे जा रहा था, और अब तक बाहर ब्लैकमैन के आदमी मेरी जान लेने के लिए पहुंच गए होंगे। कमिश्नर साहब के होठों से कोई शब्द ना निकला। शर्म आनी चाहिए आपको कि पुलिस वाले की मौत का इंतजाम किया आपने। जबकि कोई पुलिस वाले की हत्या कर दे तो पुलिस वाले तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक अपने भाई पुलिस वाले के हत्यारों को कानून की गिरफ्त में ना ले ले। आप जैसे ऑफिसर ही हमारे डिपार्टमेंट में दिमाग की भांति लगे हुए दूसरे पुलिस वालों को बदनाम करते फिर रहे हैं। काश मेरा बस चलता तो आप जैसों को मैं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर फांसी पर लटका देता। महेश चंद्र, खामोश रहिए सर। महेश चंद्र अब खूंखार भेड़िया नजर आ रहा था। मेरे होस्टर में भरी हुई रिवॉल्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी शब्द पर मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं रिवॉल्वर की गोलियां आपके जिस्म में उतार दूं। मैं अब हेडक्वार्टर से बाहर जा रहा हूं। अगर ब्लैकमैन के आदमियों ने मेरी जान ली तो आपका अंत मुझसे भी बुरा होगा, और अगर मैं बच गया तब भी आपका अंत बुरा होगा। वहशी स्वर में कहते हुए महेश चंद्र पलटा और दरवाजा खोलकर तूफान की भांति बाहर निकलता चला गया। उसके चेहरे पर क्रोध का ज्वालामुखी नाच रहा था। आंखों में दरिंदगी भरी थी, और यह सब ब्लैकमैन के लिए नहीं, कमिश्नर केसरिया के लिए थी। महेश चंद्र ने हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार से बाहर कदम रखा कि ठिठक गया। उसने अपना होल्स्टर ढीला कर दिया था ताकि आवश्यकता पड़ने पर फौरन रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया जा सके। उसके चेहरे पर वहशियानापन टपक रहा था। आंखों में मौत का कहर बरप रहा था। इस समय वह कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में था। इस बात का अच्छी तरह एहसास था उसे कि मौत के भयानक बादल उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, जो कभी भी
आग बरसाने से हटेंगे नहीं। पुलिस वाले और अन्य लोग हेडक्वार्टर के बड़े से अहाते में बिखरे हुए थे, गुटों में अपनी बातों में व्यस्त थे। कोई भीतर जा रहा था तो कोई बाहर आ रहा था। चारों तरफ निगाह मारने के पश्चात महेश चंद्र पार्किंग में खड़ी जीप की तरफ बढ़ने लगा। उसका हर कदम हथौड़े की भांति जमीन पर पड़ रहा था। महेश चंद्र को आते देखकर ड्राइवर ने फौरन जीप स्टार्ट की और घुमाकर पार्किंग के बाहर खड़ी कर दी। महेश चंद्र जीप के पास ठिठका और फिर अपनी निगाह 12 मंजिल ऊंची पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग की तरफ उठाई। कमिश्नर केसरिया का ऑफिस बाहर की तरफ पड़ता था और उसका अंदाजा सही था। केसरिया खिड़की पर खड़ा नीचे झांकता हुआ उसे ही देख रहा था और उसे ऊपर देखते पाकर केसरिया पीछे हट गया था। महेश चंद्र को अपने सिर पर खतरा ही खतरा दिखाई दिया। न जाने कब किस वक्त क्या हो जाए, और खुली जीप में वह खुद के बचाव के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि कमिश्नर ने उसे चाय पिलाने के बहाने जानबूझकर रोक रखा था, क्योंकि ब्लैकमैन के यहाँ से उसे कहा गया होगा कि महेश चंद्र को कुछ देर अपने पास रोक कर रखो, हमारे आदमी उसका काम तमाम करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। जीप में प्रवेश करते करते एकाएक महेश चंद्र ठिठका और ड्राइवर को देखने लगा, जो कि 30 बरस का युवक था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। सुखलाल, महेश चंद्र फैसला करके क्या उठा, तुम जीप से उतरो, मैं जीप ड्राइव करूंगा। वह फौरन जीप से उतर गया। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? महेश चंद्र पुनः बोला। मैं थाने जा रहा हूं, तुम भी थाने पहुंचो। मुझसे कोई गलती हो गई क्या साहब? सुखलाल घबराया सा बोला। नहीं, गलती ना समझो। महेश चंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आकर लुप्त हो गई। मुझे जान का खतरा है, शायद रास्ते में कुछ लोग मेरी जान लेने की कोशिश करें, और मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़ाई में तुम खामखा ही अपनी जान गंवा बैठो। सुखलाल कुछ नहीं बोला। महेश चंद्र जीप में बैठा और तेजी से जीप आगे बढ़ाता हुआ हेडक्वार्टर की 4 दीवारी से बाहर निकलता चला गया। उसकी सतर्कता भरी निगाह चारों तरफ घूम रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि हेडक्वार्टर से निकलते ही बाहर खड़ी एक कार उसके पीछे लग गई थी, जिसमें ड्राइवर के अतिरिक्त ब्लैकमैन के 3 खास निशानेबाज मौजूद थे और 2 के हाथ में ऐसी गनें थी जो काफी दूर तक का सही निशाना ले सकती थी। कार को जीप के बराबर लेकर ओवरटेक करने की कोशिश करो, उनमें से एक ने अपनी गन को संभालते हुए कार चलाने वाले को कहा। ओवरटेकिंग के समय मैं इंस्पेक्टर की खोपड़ी उड़ा दूंगा। कार चलाने वाले ने सिर हिलाया और स्पीड तेज कर दी। कुछ ही पलों में कार जीप के ठीक पीछे थी। ओवरटेक करो ताकि बराबर पहुंचते ही मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूं। कार चलाने वाला जीप को ओवरटेक करने का प्रयत्न करने लगा। कार जीप के नजदीक पहुंचने ही वाली थी कि एकाएक सारा वातावरण फायरों की आवाज से गूंज उठा। कार के टायर बस्ट होने के 2-3 छोटे छोटे धमाके हुए। टेढ़ी होकर कार रुकती चली गई। भीतर बैठे चारों व्यक्ति कुछ पलों के लिए हक्के बक्के रह गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एकाएक कार के ठीक सामने भूरे लाल नजर आया, जो कि इस समय वहशी भेड़िया नजर आ रहा था और उसके हाथ में गन थी, चलने को एकदम तैयार। कार में बैठे व्यक्तियों को कुछ भी करने का मौका ना मिला। भूरे लाल ने दांत भींचकर पुनः गन का मुंह खोल दिया। करीब 20 सेकंड तक वह गन का मुंह खोले रहा। असंख्य गोलियां कार की बॉडी से टकराई और कार के भीतर समा गई। कार का भीतर और बाहरी ऐसा कोई हिस्सा ना बचा जहां पर छेद ना हुआ हो। तभी हाथों में गन लिए कई और व्यक्ति वहां पहुंच गए। उन्होंने फौरन उस कार को घेर लिया। राहगीर और वाहनों पर आते जाते लोग दिन दहाड़े गोलियां चलते देखकर स्तब्ध रह गए थे। अपने आदमियों के आते ही भूरे लाल पलटा कि तभी उसकी निगाह जीप पर पड़ी, जिसका पिछला टायर बस्ट हुआ पड़ा था। शायद एक आध गोली उसे भी लग गई थी। और हाथ में रिवॉल्वर थामे इंस्पेक्टर महेश चंद्र सिर बाहर निकालकर पीछे की ओर देख रहा था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह अभी तक ठीक तरह से माजरा समझ ना पाया था। भूरेलाल भागता हुआ उसके पास पहुंचा। जल्दी चलो, यहाँ पर ब्लैकमैन के और आदमी भी मौजूद हो सकते हैं, भूरेलाल ने तेज स्वर में कहा। अब महेश चंद्र मामला कुछ समझा। महेश चंद्र ने कुछ कहना चाहा। यहाँ से चलो, बातें बाद में, भूरेलाल ने कहा और महेश चंद्र की बाह पकड़कर उसे नीचे उतारा और लगभग खींचता हुआ सड़क की उल्टी दिशा में खड़ी अपनी कार के पास जा पहुंचा। भीतर बैठो, भूरेलाल ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। फिर खुद उसने स्टीयरिंग डोर खोलते हुए गन को भीतर फेंका और कार स्टार्ट कर दी। तब तक महेश चंद्र दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलकर भीतर उसकी बगल में आ बैठा था।
भूरेलाल ने तूफानी गति से कार आगे दौड़ा दी। उनके जाते ही भूरेलाल के आदमियों ने अपनी जगह छोड़ दी और गोली की भांति अपनी कार की तरफ लपके। कुछ ही पलों के उपरांत गोलियों से छलनी कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिसके भीतर किसी प्रकार की कोई हलचल न थी। कौन हो तुम? महेशचंद्र सामान्य होता हुआ बोला। भूरेलाल तेजी से कार को भगाए जा रहा था। भूरेलाल? कौन भूरेलाल? महेशचंद्र ने असमंजसता भरी निगाहों से देखा, फिर अगले ही पल चौंका। उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। तुम जसवंत मेहरा के साथी? हाँ, मैं वही हूं। भूरेलाल उसकी बात काटकर बोला। जसवंत मेहरा ने ही मुझे तुम्हारी जान बचाने भेजा है। अगर मुझसे एक पल की भी देरी हो जाती तो तुम्हारा शरीर गोलियों से छलनी हो जाता। महेशचंद्र ने जवाब में कुछ न कहा। तुम मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम्हें ब्लैकमैन के खिलाफ चलने की क्या जरूरत थी? मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की थी। ड्यूटी सामने वाले को देखकर पूरी की जाती है। तुम अगर ब्लैकमैन या जसवंत मेहरा के काम में दखल दोगे तो कब तक जिंदा रह पाओगे? बेवकूफी की भी हद होती है। ब्लैकमैन के आदमी थे वो। हाँ, तुम पर गोलियां चलाने ही वाले थे कि मैं बीच में आ गया। महेशचंद्र का चेहरा बेहद गंभीर था। शुक्रिया, मैं तुम्हारे इस एहसान को याद रखूंगा कि तुमने मेरी जान। ऐसे एहसान करके भूल जाना हमारी फितरत है। भूरेलाल ने लापरवाही से कहा। महेशचंद्र ने जवाब में कुछ न कहा। तुम्हें ब्लैकमैन के खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था। मैंने 1000 बार सोचा था, फिर भी ब्लैकमैन के अड्डों पर। हाँ, महेशचंद्र के चेहरे पर कहर के भाव आ गए। भूरेलाल गर्दन घुमाकर महेशचंद्र का चेहरा देखने पर विवश हो गया। शायद ही कोई बचा है, भूरेलाल ने लापरवाही से कहा। कितने थे वह? 3 की झलक तो मिली थी, शायद चौथा भी हो। मेरे ख्याल में तो सब मर गए होंगे। जितनी फायरिंग मैंने की थी वह 50 आदमियों की जान लेने के लिए काफी थी। महेशचंद्र ने सिर हिलाकर भूरेलाल पर निगाह मारी। तुमने मुझे बचाया क्यों? बोला तो जसवंत मेहरा के कहने पर। मैं तो उसका नौकर हूं, वह जो कहेगा मुझे मानना पड़ेगा। तुम जसवंत मेहरा के नौकर नहीं हो। मैं तुम लोगों की हिस्ट्री जानता हूं। तुम उसके बेहद ही खास, बेहद ही नजदीकी हो। अपने से ज्यादा वह तुम पर भरोसा करता है। महेशचंद्र ने विश्वास भरे शब्दों में कहा। वैसे जसवंत मेहरा ने मुझे बचाने में दिलचस्पी क्यों दिखाई? इसलिए कि ब्लैकमैन तुम्हारी जान लेना चाहता है और ब्लैकमैन के इरादों को फेल करना जसवंत मेहरा का पहला काम है। इस तरह वह ब्लैकमैन के गले में फंसा रहना चाहता है। अब ब्लैकमैन के आदमी भी मरे और तुम्हारी हत्या भी ना हो सकी। यह सब ब्लैकमैन को कल पाने के लिए काफी है। तुम लोग 5 सालों से ब्लैकमैन को रास्ते से नहीं हटा सके, तो क्या हो गया? ब्लैकमैन कौन सा हमें रास्ते में हटाने में कामयाब होता है? कभी तो कोई कामयाब होगा ही। तुम अपनी सोचो। भूरेलाल ने शांत स्वर में कहा। ब्लैकमैन हमारा और हम ब्लैकमैन का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हें तो वह छोड़ने वाले नहीं। महेशचंद्र ने होठ भींच लिए। बहरहाल चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा का भरपूर इंतजाम कर देंगे। क्या मतलब? सीधी सी बात है कि हम तुम्हारे और ब्लैकमैन के बीच अपने आदमियों की ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे कि वह तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकेगा, तुम्हारी हत्या न कर सकेगा। लेकिन मुझे तुम्हारी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। महेशचंद्र ने सपाट स्वर में कहा। क्या? भूरेलाल के माथे पर बल पड़े। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं पागलों वाली बातें मत करो। तुम्हारी जान लेना ब्लैकमैन की इज्जत का सवाल है। फिर तुम कैसे बचे रह सकते हो? हमारी पनाह में रहोगे तो ब्लैकमैन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। साफ क्यों नहीं कहते कि मुझे मोहरा बनाकर गैंगवार छेड़ना चाहते हो? नहीं, हमारा ऐसा हरगिज भी इरादा नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए तो हमें ऐतराज भी नहीं। भूरेलाल ने शांत स्वर में कहा। इस समय तो हमारा मकसद तुम्हें बचाकर ब्लैकमैन के अहम को चोट पहुंचाना है, लेकिन मैं इस मामले में तुम लोगों की सहायता नहीं लेना चाहता। सहायता नहीं लेना चाहता या मरने का इरादा बनाए हुए हो? भूरेलाल कड़वे स्वर में बोला। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ जो होगा मैं देख लूंगा। तुम्हें अकल नाम की चीज है या नहीं? भूरेलाल की आवाज में क्रोध भर आया। बहुत है। तभी हमारी सहायता लेने से इनकार कर रहे हो, तभी मौत को गले लगा लेना चाहते हो। ब्लैकमैन अगर मुझे मारना चाहता है तो तुम कब तक मुझे बचा लोगे? आखिरी दम तक। गलत। जब कोई किसी को मारने पर आमादा हो जाता है तो फिर उसे बचाया नहीं जा सकता। अगर तुम लोग ही मेरी जान लेने का इरादा बना लो तो ब्लैकमैन मुझे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मारने वाला तो छिप कर वार करेगा और बचाने वाला सामने होगा। भूरेलाल से कुछ जवाब देते ना बना। तो फिर एक रास्ता और भी है, आखिरकार भूरेलाल ने कहा। बोलो। तुम मेरे साथ चलो, तब ब्लैकमैन कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव ना है। क्यों? घर पर मेरी बेटी भी है, उसे भी साथ ले चलो। तब ब्लैकमैन तुम लोगों के कारण
तुम लोगों को मारने के लिए खुद ब खुद अपने बिल से बाहर निकलेगा और हमारे आदमियों के हत्थे चढ़ जाएगा। नहीं भूरेलाल, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर नहीं है। महेश चंद्र ने सपाट स्वर में कहा। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि डर कर बिल में बैठ जाऊं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, स्पष्ट कहो। भूरेलाल के होठ भिज गए। मुझे यहीं उतार दो, मैं किसी की भी सहायता नहीं लेना चाहता। भूरेलाल ने कार की गति धीमी की और सड़क के किनारे रोक दी। महेश चंद्र कार से बाहर निकल आया। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया भूरेलाल। मुझे अफसोस है कि कुछ घंटों में ब्लैकमैन तुम्हें लाश में तब्दील कर देगा। महेश चंद्र कुछ ना बोला। भूरेलाल ने जेब से एक कार्ड निकालकर महेश चंद्र की तरफ बढ़ाया। उस कार्ड पर छोटे से अक्षरों में फोन नंबर लिखा हुआ था। महेश चंद्र ने कार्ड थामा। जब भी हमारी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर अपना नाम और उस वक्त तुम कहाँ हो यह बता देना। कुछ ही देर में हम लोग तुम्हारे पास होंगे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर भूरेलाल ने कार आगे बढ़ा दी। महेश चंद्र कार्ड को जेब में डालने के पश्चात आगे बढ़ गया। अब उसका चेहरा बेहद कठोर हो गया था। आंखों से क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। पब्लिक बूथ से महेश चंद्र ने कमिश्नर केसरिया को फोन किया। कमिश्नर साहब, मैं इंस्पेक्टर महेश चंद्र बोल रहा हूँ। महेश चंद्र की आवाज में भरपूर व्यंग था। तुम कहाँ से बोल रहे हो? कमिश्नर साहब की आवाज उसके कानों में पड़ी। क्यों, मेरा पता जानकर ब्लैकमैन को खबर करनी है कि मैं कहाँ हूँ? महेश चंद्र ने जहरीले स्वर में कहा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो महेश चंद्र। मैं अपनी जुबान बंद रखिए कमिश्नर साहब। मैं आपकी लच्छेदार बातों में फंसने वाला नहीं। वैसे उन लोगों का क्या हाल है जो ब्लैकमैन के कहने पर मेरी जान लेने आए थे? कमिश्नर साहब की तरफ से कोई जवाब न आया। मर गए या जिंदा है? मर गए। उनके जिस्म में इतनी गोलियां धसी है कि गिनती होना असंभव है। कमिश्नर साहब का धीमा स्वर उसके कानों में पड़ा। तुम्हें बचाने वाले कौन लोग थे महेश चंद्र? क्यों? महेश चंद्र कड़वे स्वर में क्या उठा। यह खबर ब्लैकमैन को देकर उससे इनाम पाना चाहते हो? महेश चंद्र तुम। कमिश्नर साहब, मेरी हत्या की चेष्टा के पीछे आपका भी हाथ था। एकाएक महेश चंद्र भेड़िए के समान गुर्राया। इस बात को भूलना नहीं। और जब आपकी मौत आए तो तब यह मत पूछिएगा कि आप क्यों मरने जा रहे। महेश चंद्र, मैं तुमसे। इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने रिसीवर रख दिया। उसकी आंख आग उगल रही थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी। महेश चंद्र वापस हेडक्वार्टर पहुंचा। हेडक्वार्टर के बाहर कुछ दूरी पर घटनास्थल पर पुलिस की वर्दियां ही वर्दियां नजर आ रही थी। वह वहां पहुंचा तो सब कार्यवाही पूरी होने के पश्चात लाशों को वहां से उठवा रहे थे। उसने देखा ब्लैकमैन के हत्यारों की कार गोलियों से छलनी छलनी हुई पड़ी थी। कार की बॉडी कम और छेद ज्यादा नजर आ रहे थे। भीतर 4 लाशें मौजूद थी जिनके की गोलियों ने चिथड़े उड़ाकर रख दिए थे। उनकी पहचान होनी भी कठिन थी। तभी महेश चंद्र को पहचान लिया गया। पुलिस वाले और अखबार वाले उस पर मक्खियों की तरह टूट पड़े ताकि हादसे के बारे में सही तरह से जान सके। कई पुलिस वाले जो भीतरी तौर से हादसे की असलियत जानते थे, वह महेश चंद्र को पत्रकारों से दूर ले जाना चाहते थे ताकि उसे समझाकर खामोश रहने को कह सके। परंतु महेश चंद्र पत्रकारों के बीच डटा रहा। पूछने पर पत्रकारों को इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने स्पष्ट तौर पर बताया कि उसने ब्लैकमैन के ठिकानों पर रेड की थी, जिससे कि ब्लैकमैन को काफी नुकसान हुआ और अब वह चाहता था कि मैं प्रेस को यह बयान दूं कि मादक पदार्थों के वह अड्डे ब्लैकमैन के नहीं, जसवंत मेहरा के हैं। सिर्फ इतना कहने के लिए वह मुझे लाखों रुपए देने को तैयार था, परंतु मैंने हामी नहीं भरी। मेरी यह बात ब्लैकमैन के दलाल के मार्फत हुई थी। उसके बाद ब्लैकमैन ने अपने आदमी भेजे ताकि वह मेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सके। शायद वह मुझे मार भी देते, परंतु तभी जसवंत मेहरा का आदमी भूरेलाल बीच में आ गया और उसने ब्लैकमैन के हत्यारों को मारकर मुझे साफ बचा लिया। ब्लैकमैन को नीचा दिखाने के लिए भूरेलाल ने मुझे बचाया। साथ ही महेश चंद्र ने यह भी कहा कि उसने ब्लैकमैन के खिलाफ जो भी किया अपने फर्ज के नाते किया, परंतु उसके डिपार्टमेंट के अधिकतर लोग इस हक में नहीं है कि मैंने सही काम किया। अब मेरा ही डिपार्टमेंट ब्लैकमैन से मेरा बचाव करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह भी ब्लैकमैन से डरते हैं या फिर किसी प्रकार का उससे रिश्ता रखते हैं। महेश चंद्र ने इस प्रकार के कई बयान दिए। तब मजबूरन पुलिस के बड़े ऑफिसरों को महेश चंद्र की सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ा। आनन फानन इंतजाम करना पड़ा। महेश चंद्र ने खुद पर सिक्योरिटी लगाने पर साफ मना कर दिया। तब उसके घर पर कम से कम 20 पुलिस वाले हथियारों सहित टिक गए। उसके बाद महेश चंद्र अपने घर पहुंचा। अजीब सी निगाहों से उसने वहां बिखरे पुलिस वालों को देखा, फिर अपने घर में प्रवेश कर गया। दरवाजा खुला था।
महेशचंद्र समझ गया कि अर्चना ने पुलिस वालों को देखकर दरवाजा खोला होगा। भीतर जाकर उसने दरवाजा बंद किया, फिर खाकी कमीज के बटन खोलता बोला, अर्चना बेटी, चाय बनाना। महेशचंद्र ने कपड़े बदले, परंतु तब तक अर्चना की तरफ से उसे कोई आहट न मिली थी। वह मन ही मन हैरान होता हुआ अर्चना को आवाजें देता हुआ पूरा घर घूम गया, परंतु अर्चना कहीं भी ना थी। महेशचंद्र ने बाथरूम देखा, वहां भी नहीं। महेशचंद्र को अपने पांवों के तले से जमीन खिसकती महसूस हुई। उसने फौरन खुद को संभाला, जल्दी से पुनः वर्दी पहनी, हॉस्टर बांधा और घर से बाहर निकला। सोचा शायद कहीं पड़ोस में ना गई हो, कहीं बातों में ना लग गई हो, परंतु वह पड़ोस में भी कहीं ना मिली। महेशचंद्र भागा भागा वापस घर पहुंचा। उसने पुनः सारा घर छान मारा, परंतु अर्चना ना तो घर पर थी और ना ही मिली। तभी बाहर मौजूद पुलिस सिक्योरिटी के चीफ ने भीतर प्रवेश किया। वह सब इंस्पेक्टर था। महेशचंद्र ने थकी थकी निगाहों से उसे देखा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, उसने पूछा। हाँ, महेशचंद्र ने भारी निगाहों से उसे देखा। मेरी बेटी घर पर नहीं है। बेटी आपकी? वह सब इंस्पेक्टर चौंका। कैसी है वह? मैंने उसे पहले नहीं देखा। हाँ, वह 26 बरस की है। महेशचंद्र ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। ओह, सुबह आप घर से गए थे तो वह घर पर ही थी। महेशचंद्र ने दांत पींचकर कहा। चेहरे पर विवशता ही विवशता नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, और मस्तिष्क में सिर्फ एक ही नाम टकरा रहा था, ब्लैकमैन। उसका मन कह रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे ब्लैकमैन का हाथ है। हो सकता है वह कुछ देर के लिए अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हो, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मेरा दिल गवाही नहीं देता कि इस तरह घर घर खुला छोड़कर वह खुद कहीं गई हो। फिर भी चेक तो करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। महेशचंद्र, वह सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस वाले जीप में वहां से गए। महेशचंद्र की आंखों के सामने अर्चना की मासूम सूरत नाच रही थी। करीब घंटा भर लगा उन्हें। अर्चना की 2 सहेलियां ऐसी थी जिनके यहाँ वह जाती थी, परंतु वहां अर्चना नहीं आई थी। कुछ ही समय में महेशचंद्र बूढ़ा सा नजर आने लगा था। वह लोग वापस आ गए। महेशचंद्र खामोशी ओढ़े हुए था। उसकी आंखों में चिंता बरस रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही वह सोफे पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। आपकी बेटी कहाँ जा सकती है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। महेशचंद्र ने निगाहें उठाकर उसे देखा। वह कहीं नहीं जा सकती। महेशचंद्र की आवाज धीमी परंतु कंपन से भरी थी। फिर महेशचंद्र ने आंखें बंद करके सिर पुश्त से लगा लिया। कम से कम आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो लिखानी चाहिए। जिस पुलिस स्टेशन में तुम रिपोर्ट लिखवाने को कह रहे हो, उस थाने का इंचार्ज मैं ही हूँ, महेशचंद्र ने थके स्वर में कहा। अब कुछ नहीं हो सकता। सारे शहर की पुलिस भी क्यों ना हरकत में आ जाए, तब भी मेरी बेटी अर्चना बरामद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वह ब्लैकमैन के कब्जे में पहुंच चुकी है। यह बात आप किस दावे के साथ कह सकते हैं? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। पिटा हुआ दुश्मन बीवी या बेटी को उठाने जैसी हरकतें ही करता है, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने इस दावे को पुख्ता साबित कर सकूं। तभी फोन की घंटी बजी। सब इंस्पेक्टर तुरंत पलटकर फोन की तरफ बढ़ा। ठहरो, महेशचंद्र फौरन उठ खड़ा हुआ। फोन में उठाऊंगा। सब इंस्पेक्टर के बढ़ते कदम ठिठक गए। महेशचंद्र ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। इंस्पेक्टर महेशचंद्र, दूसरी तरफ से भारी स्वर उसके कानों में पड़ा। हाँ, ढूंढ लिया अपनी बेटी को? हो गई तसल्ली तुम्हें? क्या हुआ, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी? ब्लैकमैन? नहीं, ब्लैकमैन के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम जैसे मामूली पुलिस वालों से बात करता फिरे। मैं ब्लैकमैन का खास आदमी बोल रहा हूँ। आने वाला स्वर बेहद शांत था। मेरी बेटी कहाँ है? हमारे कब्जे में, बहुत ही अच्छी जगह पर उसे रखा गया है। तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है। मेरी बेटी को वापस कर दो, महेशचंद्र को राया। दुश्मनी में मोहरे पहले मरते हैं महेशचंद्र। तुमने इंस्पेक्टर की वर्दी क्या पहन ली? तुमने सोचा कि अब सब कुछ कर सकते हो, किसी का भी मुकाबला कर सकते हो? तुम हमारे लिए मच्छर जैसी हैसियत रखते हो। बात को मत बढ़ाओ। महेशचंद्र का रिसीवर वाला हाथ कांप रहा था। मामूली सी बात है, हम आपस में ही तय कर लेंगे। मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। ठीक है, हम आपस में तय कर लेते हैं। बोलो। हमारे करोड़ों के नशीले पदार्थ जो तुमने सरकारी खजाने में पहुंचाए हैं, हमें वापस कर दो। यह तो नहीं हो सकता। यह मामला अब मेरी हद से बाहर का है। तुमने हमारे 5 खास आदमी शूट किए, उन्हें जिंदा करके हमारे हवाले कर दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह काम संभव नहीं है, तो फिर तुम्हारी बेटी की वापसी कैसे संभव हो सकती है? सुनो, महेशचंद्र की आवाज कांप रही थी। अर्चना को छोड़ दो। मैं अभी प्रेस वालों को यह बयान दे देता हूँ कि नशीले पदार्थों के वह ठिकाने जसवंत मेहरा के थे। जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। बस मेरी बेटी को छोड़ दो। अब हमें तुम्हारे किसी भी बयान की जरूरत नहीं। ब्लैकमैन साहब ने यह साबित कर दिया है कि वह दोनों ठिकाने उनके नहीं हैं।
नशीले पदार्थों से उनका कोई संबंध नहीं है, कल अखबार में पढ़ लेना। मेरी बेटी, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था कि अपनी बेटी के बारे में ज्यादा चिंता मत करना। वह हमारे पास है, खामखा उसे तलाश करने में वक्त बर्बाद मत करना। सुनो सुनो, मेरी बेटी वापस कर दो। मैं तुम लोगों से माफी, हम किसी को माफी नहीं देते। तुम्हारी बेटी हमारे पास महफूज रहेगी, कई दिलों पर राज करेगी। कभी किसी की टांग पर बैठेगी, कभी किसी को जाम पिलाएगी, कभी किसी के बिस्तर। कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चिल्लाते क्यों हो? दूसरी तरफ से आने वाला स्वर हर बार शांत ही रहा था। तुमने हमारा जो नुकसान किया है उसकी वसूली तो हमें करनी होगी। कुत्ते हो तुम लोग। मैं इंस्पेक्टर महेश चंद्र। दूसरी तरफ से आता स्वर पुनः उसके कानों में पड़ा। और जब हमारा दिल तुम्हारी बेटी से भर जाएगा तब हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देंगे। यह बात इस समय तुम्हारी बेटी को समझाई जा रही होगी कि जब तक वह नाज नखरे उठाकर खुले दिल से मर्दों का मनोरंजन करती रहेगी तब तक उसका बाप सलामत रहेगा। और जिस दिन हम उससे बोर होना शुरू हुए तो उससे अगला दिन उसके बाप यानी कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे ख्याल में आज रात तक उसे यह बात समझ में आ जाएगी और कल से वह लाइन में लग जाएगी। तुम, महेश चंद्र की थर्राहट भरी आवाज में चीते की सी गुर्राहट थी, परंतु वह अपनी बात पूरी ना कर सका। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया था। महेश चंद्र ने कांपते हाथ से रिसीवर वापस रखा। उसका चेहरा पूरी तरह निचुड़ चुका था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। सुबह की उम्र से वह कहीं अधिक बुरा नजर आ रहा था। क्या हुआ? सब कुछ समझते हुए भी पास में खड़े सब इंस्पेक्टर ने पूछा। महेश चंद्र ने कोई जवाब न देकर कांपते हाथों से नई सिगरेट सुलगा ली। किसका फोन था? सब इंस्पेक्टर ने पुनः पूछा। महेश चंद्र ने सिर उठाया और सब इंस्पेक्टर को देखते हुए भारी स्वर में कहा, तुम यहाँ से सब पुलिस वालों को लेकर चले जाओ, अब यहाँ किसी की जरूरत नहीं। लेकिन सुना नहीं तुमने? यह जगह खाली कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सब इंस्पेक्टर कुछ कहते कहते रुक गया, फिर सिर हिलाकर पलटा और बाहर निकल गया। महेश चंद्र उसी तरह बैठा रहा, कष्ट लेता रहा। उसके काले चेहरे पर झुर्रियों की छाया गहरी हो गई थी। आंखों के सामने मासूम अर्चना का चेहरा घूम रहा था कि जाने वह किस हाल में होगी, कैसी बातें वह बर्दाश्त कर रही होगी। वह सिगरेट समाप्त करके महेश चंद्र उठा और टहलने लगा। वह जानता था कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अब उसकी बेटी को वापस नहीं लौटा सकता था, क्योंकि वह ब्लैकमैन जैसे दरिंदे के कब्जे में थी, जो कि इंसान कम और हैवान ज्यादा था। महेश चंद्र खुले सदर द्वार के समीप ठिठका और बाहर देखा। बाहर मौजूद सारे पुलिस वाले जा चुके थे। निचुड़े चेहरे से वह वापस पलटा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसके मस्तिष्क में सिर्फ दो ही बातें थी, ब्लैकमैन और अर्चना। अगर उसे मालूम होता कि बस न चलने पर ब्लैकमैन अर्चना को उठा लेगा तो कभी ब्लैकमैन के खिलाफ कदम न उठाता। महेश चंद्र फोन के करीब ठिठका और रिसीवर उठाकर पुलिस स्टेशन के नंबर डायल किए। सब इंस्पेक्टर वाडेकर लाइन पर आया तो महेश चंद्र बोला, वाडेकर? यस सर। वह लोग मेरी बेटी अर्चना को उठाकर ले गए हैं। महेश चंद्र का स्वर थरथरा रहा था। कौन लोग सर? वाडेकर की आवाज में हैरानी थी। ब्लैकमैन। ओह, अब कुछ हो सकता है, मैं समझा नहीं। मेरी बेटी ब्लैकमैन के हाथों से बच सकती है? कह नहीं सकता सर, मालूम करना। महेश चंद्र ने रिसीवर रख दिया। उसके बाद महेश चंद्र मातम की सी मुद्रा में टहलता रहा। अचानक ही उसका हाथ जेब में पड़े कार्ड से टकराया। कार्ड निकाल कर उसने देखा तो वह भूरे लाल का दिया हुआ कार्ड था। महेश चंद्र कई पलों तक कार्ड पर छपे नंबरों को घूरता रहा, फिर होठ भींच कर आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर कार्ड पर छपे नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से बेल बजी। रिसीवर उठाया गया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर महेश चंद्र बोल रहा हूँ। महेश चंद्र ने अपने स्वर पर काबू पाकर कहा, बोलो, मुझे भूरे लाल से बात करनी है। मैसेज दे दो, भूरे लाल साहब से अभी बात नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे भूरे लाल से ही बात करनी है। पल भर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, अपना फोन नंबर दे दो। महेश चंद्र ने अपने फोन का नंबर देकर रिसीवर रख दिया। फोन की घंटी बजी। महेश चंद्र ने रिसीवर उठाया। हेलो, इंस्पेक्टर महेश चंद्र? दूसरी तरफ से भूरे लाल की आवाज आई। हाँ महेश चंद्र। महेश चंद्र ने थके स्वर में कहा, मैं भूरे लाल हूँ। ओह तुम? महेश चंद्र के जिस्म को झटका लगा। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता था। ब्लैकमैन के आदमियों ने मेरी बेटी को उठा लिया है। तुम्हारी बेटी को? भूरे लाल की आवाज शांत थी। ब्लैकमैन के आदमियों ने? हाँ वह। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बेटी को ले जाने वाले ब्लैकमैन के आदमी है? ब्लैकमैन के आदमी ने फोन किया था मुझे। वह लोग मेरी बेटी को खिलौना बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने अर्चना से कहा कि जब तक वो उनकी बात मानेगी ठीक होगा, नहीं तो वो मेरी हत्या कर देंगे। वह लोग मेरी जान ना ले, इसी कारण मेरी बेटी उनके इशारे पर नाचेगी।
पूरेलाल की तरफ से कोई जवाब ना आया। सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं। अब कुछ करो, किसी तरह उन वहशियों के हाथों से मेरी बेटी को बचाओ। वह मासूम है, निर्दोष है, मेरी इकलौती बेटी है। वह लोग उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। कब की बात है यह? कब उठाया उन्होंने तुम्हारी बेटी को? मेरे ख्याल से मुझ पर जानलेवा हमला करने के कुछ देर बाद ही। कुछ देर पहले ही मैं घर पर पहुंचा तो अर्चना नहीं थी। फिर फोन पर मुझे बताया गया कि अर्चना उनके पास है। उसे बचा लो भूरेलाल। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर यह मालूम होता कि ब्लैकमैन ने उसे कहाँ रखा है तो तब शायद उसे बचा ही लेते। फिर भी देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। कोशिश तो करोगे ना? हाँ, पूरी कोशिश करेंगे। इस बारे में तुम अपने डिपार्टमेंट से बात क्यों नहीं करते? अपने डिपार्टमेंट से कोई फायदा नहीं। वह सब ब्लैकमैन के खिलौने हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ इस बारे में क्या कर सकता हूँ, फिर फोन करूंगा। पूरेलाल के फोन रखने पर महेशचंद्र ने भी थके अंदाज में रिसीवर रख दिया। इसके बाद वह सोचता रहा, बेहद गहरी सोच में डूबा रहा। इस बात को तो वह महसूस कर ही चुका था कि बेकार का शोर शराबा करने से कोई फायदा नहीं। ब्लैकमैन के कब्जे से उसकी बेटी को निकाल पाना किसी के बस का काम नहीं था।